हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर। दोस्तों, यदि कड़ी मेहनत आपकी हथियार है तो यकीन मानिए सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। चलिए दोस्तों, तो आज की शुरुआत इसी तरह से आज के केमिस्ट्री के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं आज के इस वीडियो में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। किसी सॉलिड का गैस में चेंज होना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन वाष्पन, वेपोराइजेशन। ऑप्शन नंबर बी बॉइलिंग। ऑप्शन नंबर सी कंडेंसेशन। ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब किसी भी ठोस का डायरेक्ट चेंज होना, गैस में चेंज होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कपूर, कपूर को जब आप जलाते हैं तो वो डायरेक्ट गैस के रूप में चेंज होता है। नेफ्थलीन इसी का उदाहरण है। जबकि संघनन किसको कहते हैं, किसी गैस या वाष्प जो भी कहिए का द्रव में चेंज होना, लिक्विड में चेंज होना, परिवर्तन कहलाना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 107। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण पाया जाता है। जो सॉलिड है, सॉलिड में कौन सा गुण पाया जाता है, कंप्रेसिबिलिटी, अनकंप्रेसिबिलिटी या उसी को कहेंगे असंपीड्य। प्लस सी ऑप्शन ए प्लस बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असंपीड्य। क्यों अनकंप्रेसिबिलिटी होता है, ठोस पदार्थ को हम लोग दबा के उसके आकृति में चेंज नहीं कर सकते। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है यदि किसी भी वस्तु में एक ऐसी प्रक्रिया जिसके थ्रू किसी भी वस्तु को हम लोग दबा के उसके आकार आकृति में क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी होता है। लेकिन ये चीज़ ठोस में नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जबकि यदि गैस की बात की जाए तो गैस क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी होता है, गैस को चेंज किया सकता है उसकी आकृति में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर केल्विन में क्या मान होगा। जब डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री का वैल्यू तो केल्विन में कितना कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 373.15। क्योंकि हम लोग जब इसके बीच के रिलेशन को देखते हैं तो इसके बीच का रिलेशन होता है C/100 बराबर, हम लोग देखेंगे F-32। फ़ारेनहाइट में से F फ़ारेनहाइट को डिनोट करा है, F-32/180। 180 इजकल टू K-273 273/100। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो केल्विन में वैल्यू हो जाएगा 373.15। तो इसके बीच का जो रिलेशन है C/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर क्वेश्चन। सौर मंडल में प्लाज्मा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है अपने पास निम्न ताप। ऑप्शन नंबर बी उच्च ताप। ऑप्शन नंबर बी में उच्च दाब है, प्रेशर। जबकि ऑप्शन नंबर सी उच्च ताप टेम्परेचर और डी में नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उच्च ताप। सौरमंडल में जो प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है इसका कारण उच्च हाई टेम्परेचर, उच्च ताप होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ध्यान देंगे, जो पदार्थ की अवस्था है, हम लोग जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। जबकि चौथी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। चौथी जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है इसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और 5वां अवस्था को हम लोग कहते हैं बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेट, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पदार्थ की 5 अवस्था ध्यान रखेंगे, ठोस, द्रव, गैस तो हम जानते हैं, चौथा प्लाज्मा और 5वां अवस्था बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। तो प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ जो है वो अत्यधिक आयनीकृत अवस्था में होता है और पदार्थ के कण जो है इस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण का जो गति है या कण जो है वो अधिक ऊर्जावान और अति उत्तेजित भी होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को 110 नंबर क्वेश्चन 110 नंबर
कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़ी मेढ़ी मार्गों से गमन करना क्या कहलाता है? जो कोलाइडी विलयन है उसमें जो पार्टिकल का टेढ़ा मेढ़ा होकर जो जाता है, गमन करता है, वो क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट, ब्राउनी गति, वोल्टियर प्रभाव, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउनी स्पीड या ब्राउनी गति। अब देखिए क्या होता है, हम लोग ध्यान देंगे। जो कोलाइडी विलयन किसको कहते हैं? मतलब ये विलयन की वो अवस्था होती है जिसमें कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में के बीच उपस्थित होता है, ठीक है, और उसके बीच का काम करता है। जैसे दूध, स्याही, रक्त, टूथपेस्ट जो होता है, बादल, ये सब क्या है? कोलाइडी विलयन है। मतलब कोलाइडी में सीधा लैंग्वेज में यह प्रायः अर्ध पारदर्शी होता है, ठीक है ना। जो कोलाइड होता है ये क्या होता है? अर्ध पारदर्शी होता है और इसका आकार 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक होता है। कोलाइडी विलयन का आकार 10⁻⁻5 to 10⁻⁻7 मीटर तक होता है। इसको ब्राउनी गति ध्यान रखेंगे। और इसी विलयन में जो कण, जो पार्टिकल टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ब्राउनी गति कहते हैं। जबकि टिंडल इफेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा, कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। किसी प्रकाश पुंज, जो प्रकाश पुंज होता है को एक कोलाइडी विलयन से जब हम लोग प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसका जो रे होता है उसका पथ जो डाइवर्ट हो जाता है। इसी इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। मतलब किसी प्रकाश पुंज से प्रकाश को जब हम कोलाइडी विलयन से होकर प्रवाहित करते हैं, निकालते हैं, तो उसके रास्ते में उसका जो किरण है उसके रास्ते में जो पथ डाइवर्ट होता है उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन आपके लिए सेट किया जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब आप पढ़े हैं यदि, तो आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कि आपका कितना सही और कितना गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो कांस्टेंट का मान कितना होता है? पहला ऑप्शन 6.022 इंटू 10⁻⁻22। ऑप्शन नंबर बी 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर सी 6.022 इंटू 10⁻22। ऑप्शन नंबर डी नन। तो एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एवोगाड्रो नंबर को हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 112, 112, वैल्यू ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज गिवन बाय। लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसने दिया था? पदार्थ की लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नियम किसने प्रतिपादन किया था? पहला ऑप्शन लेबोजियर, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी ऋषि कनाद, और ऑप्शन नंबर डी डाल्टन साहब। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेबोजियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसने दिया? लेबोजियर साहब ने दिया। जबकि डाल्टन साहब का कहना था कि परमाणु अविभाज्य होता है। ये किनका कहना था? डाल्टन साहब का, परमाणु अविभाज्य होता है। जबकि ऋषि कनाद का कहना था कि कोई भी पदार्थ जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये ऋषि कनाद जी का कहना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, 113 नंबर क्वेश्चन, 113 नंबर। कार्बन के एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या कितनी होती है? मूलभूत कण की संख्या, पार्टिकल का संख्या। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 20 हो जाएगा। कार्बन के परमाणु में, एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या 20 होती है। जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, वो कार्बन का एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या क्या होगा? 6। ये एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के। एटॉमिक नंबर बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, या इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। जबकि परमाणु भार की बात करें हम लोग, एटॉमिक मास का या परमाणु भार का, तो परमाणु भार बराबर हो जाता है 14। इसका कितना हो जाएगा? कार्बन का हो जाएगा 14। ये परमाणु भार जो है ये क्या होता है? ये परमाणु भार की संख्या जो हम लोग लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ कर लेते हैं, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ कर क्या होता है? परमाणु भार होता है। और यदि हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे यहाँ से, तो परमाणु भार और माइनस क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या कहिए या परमाणु संख्या, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। तो जैसे न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हम लोग कह सकते हैं परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या होती है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 20 होगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन के, ऑप्शन नंबर बी एल, सी एम, डी एन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होता है? तो एन में सबसे अधिक होता है। तो कितना होता है? एन में होता है 32। के से देखते हैं हम लोग, सबसे कम किस में होता है? के में 2। के में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, एल में 8 और 12 में, एम में 18। एम में कितना? 18। के में इलेक्ट्रॉन, कक्षा के में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, एल में 8, एम में 12, 18 और एन में 32। ध्यान रखेंगे, सबसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा परमाणु के नाभिक के नज़दीक की कक्षा कौन सी है? तो के। और परमाणु के नाभिक के सबसे दूर की कक्षा कौन सी है? तो एन होगा। ध्यान रखना है हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आप मार्गदर्शन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी मार्गदर्शन को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 115, 115। सीसा किस प्रकार का प्रदूषक है? अपने पास ऑप्शन पहला जल प्रदूषक, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी प्रदूषक, ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषक और ऑप्शन नंबर डी नन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषक। सीसा किस प्रकार का प्रदूषक है? वायु प्रदूषक है। और वायुमंडल गैस, वायुमंडलीय गैस का जो निश्चित मात्रा में अनुवाद में वृद्धि हो जाता है जो वायुमंडल, तो उसी से कारण से उत्पन्न होता है वायु प्रदूषण। ठीक है, और वायु प्रदूषण के कारण ही होता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो अम्ल वर्षा होगा वायु प्रदूषण के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 116, 116। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। चलिए, तो चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। पहला ऑप्शन NaCl, जो बिल्कुल गलत है। NaCl तो हम लोग किसको कहते हैं? साधारण नमक को, नमक का सोडियम क्लोराइड या नमक को क्या कहते हैं? NaCl कहते हैं। जबकि CaCO3 ये कहते हैं संगमरमर को। CaCO3 क्या होता है? संगमरमर। CaCO3 संगमरमर। और C12H22O11 ये क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 और ऑप्शन नंबर डी तो नन है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। उससे पहले दोस्तों फटाफट, यदि अभी तक आप लोग इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को। अपना फेसबुक पेज मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से है और यूट्यूब चैनल भी मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से है। तो अभी तक आप यदि ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। आपको कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज़ है सबका PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेगा और यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिलते रहेगा। तो ज्वाइन करो, वीडियो देखिए, क्वेश्चंस खुद से करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिए, ताकि हम लोग हर क्वेश्चन के ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, जो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। कॉपर सल्फेट का रंग होता है, पहला ऑप्शन लाल, पीला, काला और नीला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला। तो कॉपर सल्फेट का रंग हम लोग ध्यान रखेंगे नीला होगा। क्वेश्चन नंबर 118, 118। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, जो लोग खुद को लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देना, सफलता खुद उनके पास आकर चलती है। उसको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है। मतलब जब तक आप अपने आप को खुद लक्ष्य के प्रति झोंक ना दीजिएगा तब तक तो आपको सफलता मुश्किल होगी। लेकिन जिस दिन आपने आपको लक्ष्य के प्रति खुद को, अपने आप को समर्पित कर दिए, आपको कुछ नहीं करना, सफलता खुद चलकर आपके पास तक आएगी। तो चलिए दोस्तों, 118 नंबर क्वेश्चन, 118 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? इनमें से आपको वो ऑप्शन बताना है जो पदार्थ नहीं है। जल्दी से बताएंगे तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऊष्मा, हीट। ये पदार्थ नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा था, नहीं है।
हम लोग क्वेश्चंस जानते रहते हैं फिर भी गलती होता है। इसका वजह ये है कि हम लोग क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते। आप यहाँ ध्यान से पढ़ा कीजिए, नहीं लगा होता है तो फिर हम लोग का आंसर चेंज होता है। 119 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? कोई पदार्थ के द्वारा के अंदर जो अधिकृत स्थान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको आयतन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वॉल्यूम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं या आयतन कहते हैं। अगला क्वेश्चन और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आज 120 नंबर क्वेश्चन तक यदि हम देखें तो इससे पहले का जो भी वीडियो है केमिस्ट्री का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया होगा, आप उसको देखिएगा। और इसी तरह से हम लोग 250 फिजिक्स का, 250 केमिस्ट्री और 250 बायो के क्वेश्चन को टारगेट लेकर चले हैं साइंस का, जो आपके आने वाले किसी एग्जाम में, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी, किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और मैक्सिमम आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा देखने को जो कहीं ना कहीं आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और हम लोग वहाँ से कन्फर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन। आयोडीन का वाष्प किस रंग का होता है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएंगे। बहुत अच्छा, गुड। ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन का वाष्प किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। आयोडीन का वाष्प किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। तो दोस्तों एक बार और, यदि अभी तक आप मार्गदर्शन को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि हम लोगों के चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें।